हम इसको ऐसे बना लेंगे, देखिएगा। यहाँ पर एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का हमने ऐसे लिख दिया इसको ए बी, ठीक है। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की हाइट दे रखी है 8 मीटर। यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक और ऊंची बिल्डिंग है, यानी कि एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, उसको हमने बोल दिया DC, DC। तो यहाँ से टॉप से इसकी बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो दे रखा है, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम। तो टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है 30 डिग्री। तो अगर यहाँ से बड़ी बिल्डिंग से छोटी वाली बिल्डिंग के टॉप को देखा जाता है, तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है। और यहीं से अगर इस छोटी बिल्डिंग के बॉटम को देखा जाता है, तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है 45 डिग्री। मतलब ये बड़ा बड़ा एंगल है, बड़ा ये दे रखा है 45 डिग्री। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। ये कह रहे हैं कि एक तो आपको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करनी है और दूसरा डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स वो फाइंड आउट करना है। ये थोड़ा ही छोटा आ गया। यश, तो देखिएगा उन्होंने बोला है कि एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, यानी कि बहुत बड़ी बिल्डिंग है, वहाँ उसके टॉप से एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग का अगर टॉप को देखा जाता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 30 डिग्री। और इसी पॉइंट से अगर इस वाली बिल्डिंग के बॉटम को देखा जाता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 45 डिग्री। तो देखिए अब जब ये पूरा बड़ा एंगल 45 डिग्री होता है तो ये वाला एंगल भी 45 डिग्री होगा, और जब ये वाला एंगल 30 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पर आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, ये 30 डिग्री जब एंगल बन रहा है तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री बनेगा, ठीक है। और ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब वो पूछ रहे हैं कि ये जो कितनी बड़ी टॉल बिल्डिंग है इसकी आपको हाइट बताते हैं, ABCD E, इसको E बोल देंगे, ठीक है। अच्छा, और वो बोल रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। तो दोनों बिल्डिंग्स के बीच का डिस्टेंस जो है उसको x मान लो आप। अच्छा, ये A से लेकर B तक वाली जो लेंथ है ये 8 मीटर है। जब ये 8 मीटर है तो इसके सामने जो ये वाली लेंथ है ये भी 8 मीटर बन जाएगी, क्योंकि ये रेक्टेंगल के जैसा बन गया। और इसी तरीके से ये जो D से लेकर और E तक वाली जो हाइट है इसको आप h मान लीजिए, h, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर आपको दो राइट ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। एक राइट ट्रायंगल तो बड़े वाला है DCB, तो लिखिएगा इन ट्रायंगल DCB, इन ट्रायंगल DCB ट्रायंगल में मैं यहाँ पर कहूँगा tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री। तो एंगल के सामने वाली जो साइड होती है ये पूरी लंबी साइड जो होती है दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर यानी कि DC अपॉन बेस BC, DC अपॉन BC। तो tan 45 डिग्री कितना हो गया 1, और ये जो पूरी की पूरी लेंथ है DC ये क्या हो जाएगी h प्लस 8। तो DC की जगह लिखिए h प्लस 8, और जो BC है उसकी जगह लिखें x, इसकी जगह हमने h लिख दिया। अब x को इधर 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x इज इक्वल टू आ गया h प्लस 8। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद में फिर दूसरा राइट ट्रायंगल देखो, इधर ही देख लो बराबर में। हम ये कहेंगे दूसरा राइट ट्रायंगल क्या है DEA, यहाँ लिखें इन ट्रायंगल ट्रायंगल DEA। फिर नीचे में प्रैक्टिस को करने पर सोफे पर रखना है, पीछे वाली चेयर पर। तो इन ट्रायंगल DEA
और डी ई ए में आप ये देखिएगा कि ये tan 30 डिग्री होगा, तो tan 30 डिग्री विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि डी ई अपॉन ए ई। तो tan 30 डिग्री विल बी इक्वल टू डी ई अपॉन ए ई परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इज इक्वल टू डी ई कितना होता है, h अपॉन ए ई। ये वाली लेंथ कितनी है, x। तो x को यहाँ मल्टीप्लाई करो, x इंटू 1, और ये हो गया h√3। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 से भी x की वैल्यू आ रही है और इक्वेशन नंबर 2 से भी। मैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करूँ, अभी करा है थोड़ा बहुत ही चैप्टर नहीं। तो इक्वेशन नंबर 1 से भी x की वैल्यू आई और इक्वेशन नंबर 2 से भी x की वैल्यू आई, दोनों से x की वैल्यू आ गई। ठीक, तो अच्छा ये मालूम है tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ऐसा भी करेंगे। चलिए ठीक है, तो बस इतना समझिए मेरे साथ साथ इसमें आप हम tan थीटा ही यूज़ करेंगे। tan थीटा क्या होता है, जैसे यहाँ पर tan 45 डिग्री है तो हम राइट ट्राइंगल ढूंढते हैं। तो मैंने सबसे पहले ट्राइंगल DCB की बात करी, कौन सा ट्राइंगल है, DC और B। तो ये वाला एंगल 45 डिग्री है, तो tan थीटा इज इक्वल टू, ये इसके सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर और ये नीचे वाली साइड होती है बेस, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, उसको हाइपोटेन्यूज बोल देते हैं। तो और ये वैल्यू होती है, इसकी मैं टेबल बता दूँगा, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, ऐसी tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है। 3-4 एंगल्स हैं, बस वही याद रखें, ठीक है। तो ये DC अपॉन BC हो गया। इसी तरह से अब मैं ट्राइंगल DEA की बात कर रहा हूँ, DEA, तो यहाँ पर ये वाला एंगल है, तो tan 30 डिग्री विल बी इक्वल टू, अब इसके सामने वाली साइड क्या है, ये DE, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, और बेस क्या है, AE, तो इसलिए DE अपॉन AE परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये लिखा है, फॉर्मूला होता है ये tan। अब जो DE है, DE को मैंने h माना है, और ये जो AE है, जब ये वाली लेंथ x है तो ये भी x ही होगी, ये वाली पूरी लेंथ भी x ही होगी, रेक्टेंगल बन जाता है। अभी तक क्लियर, ठीक है। अब एक काम करिए, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू क्या आई है, h+8, ऐसे ही इक्वेशन 2 है, उसकी वैल्यू आई है h√3। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से दोनों से ही वैल्यू किसकी आ रही है, x की, दोनों ही x के इक्वल है, तो दोनों को आप इक्वेट कर दीजिए। लिखिएगा इक्वेट इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर दिया, मतलब एक दूसरे के बराबर रख दिया। तो h+8 इज इक्वल टू h√3, या उल्टा लिखिए h√3 इज इक्वल टू h+8, ये हो गया। अब h√3 इधर, और इधर क्या है, h को इधर ले आओ, इज इक्वल टू 8, ये हो गया। अब यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि इधर भी h है और इधर भी h है, तो h को मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो h को ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा √3 - 1 इज इक्वल टू 8, h इंटू √3 - 1, √3 - 1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, तो h इज इक्वल टू 8 अपॉन √3 - 1, ये हो गया। अब हम कभी भी डिनोमिनेटर में अंडर रूट वाला टर्म नहीं छोड़ते, तो √3 - 1 डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, तो आप क्या करिए, √3 + 1 से नीचे मल्टीप्लाई करिए और √3 + 1 से ऊपर करो, रैशनलाइजेशन, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर नीचे भी √3 + 1 से मल्टीप्लाई और ऊपर भी √3 + 1 से मल्टीप्लाई, ये हो गया। तो h की वैल्यू क्या आ गई, 8 ब्रैकेट में √3 + 1, और डिनोमिनेटर में a - b इंटू a + b, a² - b², a² - b², तो h इज इक्वल टू 8 ब्रैकेट में √3 + 1, a² मतलब √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3, 1 का स्क्वायर इज 1, तो 3 - 1 is 2, h इज इक्वल टू 8 √3 + 1 अपॉन 2, 2 1 = 2, 2 4 = 8, तो h की वैल्यू आ गई 4 इंटू √3 + 1 मीटर। बेटा ये तो हमारा आ गया h की वैल्यू आ गई। अब ये क्या हाइट है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की, हम कहेंगे नहीं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की ये हाइट नहीं है, क्यों,
क्योंकि ये सिर्फ h की वैल्यू आई है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट है h+8, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर therefore height of multi-story building is equal to multi-story building की हाइट कितनी हो जाएगी, DE plus EC। DE plus EC, तो DE कितना है h और EC कितना है 8, तो h कितना आया 4√3 + 1, 4 × √3 + 1 प्लस 8। क्या करिए, ब्रैकेट मत खोलो, एक काम करो ना भाई, यहाँ पर 4 और √3 + 1 मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पर 8 है, तो 4 और 8 में से भी तो 4 को कॉमन लिया जा सकता है, तो 4 को कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा √3 + 1, हाँ, और यहाँ जब 8 में से 4 को कॉमन ले लिया तो क्या बचा 2, भाई 4 × 2 = 8, 4 कॉमन ले लिया तो 2 बचा, तो 1 + 2 कितना हो गया 3 हो गया, तो 4 और ब्रैकेट में √3 + 3 मीटर। तो ये हमारा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट आ गई, क्लियर है, ठीक है। चलिए जी, तो इतना हुआ। इसके बाद इन्होंने ना हमसे क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि आपको ये भी बताना है कि दोनों बिल्डिंग्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, यानी कि ये x बताना है आपको, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स ये क्या है, x = h+8। चाहे तो यहाँ ये वाला रिलेशन इक्वेशन 1 यूज़ कर लो, और चाहे x = h√3, चाहे आप ये वाला रिलेशन यूज़ कर लो, जो आपको ठीक लगे वो यूज़ कर लीजिए। तो हम ये कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 x की वैल्यू क्या है h+8, तो x = h+8। अब h कितना है 4 और ब्रैकेट में लिखिए √3 + 3 और +8। अब इसको एक बार एक्सपेंड कर लो, तो या एक काम करो, इसको भी क्या एक्सपेंड करना, इसमें भी हम 4 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो कैसे कॉमन लेंगे भाई, यहाँ पर तो 4 है ही, और जब 8 में से 4 कॉमन ले लेंगे तो इधर क्या बचेगा 2 बचेगा, तो 4 कॉमन ले लिया, तो इधर तो √3 + 3 है ही, और जब 8 में से 4 कॉमन लिया तो क्या बचा 2 बचा, ये आ गया 4√3 + 5 मीटर। ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। अरे नहीं, ये मैंने गलत लिख दिया, मैंने गलत लिख दिया। देखिए क्या गलती हुई है यहाँ पर, डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, वही फ्रॉम इक्वेशन 1 x = h+8। तो भाई ये जो h+8 है यही तो निकला है 4 × √3 + 3, हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग h+8 ही तो निकला है। तो आप ये देखिएगा कि ये जो h+8 है ये इस x के इक्वल ही तो है, ठीक है। तो x = h+8, यानी कि ये भी आपका 4 × √3 + 3 ही होगा। मैंने गलती से क्या करा था, मैंने h की जगह ये वाली वैल्यू ले ली थी, जबकि h की जगह ये वाली वैल्यू थी, ठीक है। तो h+8 हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो मुझे दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। क्योंकि वहाँ पे tan 45 और tan 45 से हमारा परपेंडिकुलर और बेस दोनों कौन सा, ये वाला इक्वेट के बाद इक्वेट के बाद वाला, अच्छा ये वाला। इसमें क्या है, x की वैल्यू h√3 है और x की वैल्यू h+8, दोनों इक्वेशन से ये आया, तो दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख दिया। फिर इस h को इधर ले आए, तो h√3 - h = 8 हो गया, इधर भी h है इधर भी h है, तो h ले लिया कॉमन, क्या हो गया √3 - 1 = 8। तो h की वैल्यू क्या हो गई 8/√3 - 1। अब क्या करिए, √3 - 1 डिनोमिनेटर में मैं छोड़ नहीं सकता उसको, डिनोमिनेटर में कभी भी अंडर रूट वाले नहीं छोड़ते,
ठीक है, ये रोज आता है, रोज आता है। ये 1 लाख रुपए में घर दिलवाते हैं, पता नहीं रोज ही। आज से टेस्ट हो रहा है मंडे को पता है प्रॉब्लम क्या हुई, मेरी आंसर शीट्स खत्म हो गई, 4 या 5 ही बच रही हैं, तो वो कल ले आऊँगा, मंडे को। मैं कल आके 2:30 बजे तक पढ़ रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ पढ़ क्यों रहा था। और शुरू फिर हो गया सर, मैंने तो पहले बता दिया था कि टेस्ट नहीं हो रहा। नहीं तूने बता दिया, मैंने मैसेज कर हाँ? दिया आपने बताया टेस्ट नहीं। पढ़ने। अच्छा। उसने पूछा सर आपने बताया था कि टेस्ट के मंडे को होगा। मैंने उसको बताया था, मैं ग्रुप पर डालना भूल गया। Yes, sir, कल आपने बताया था, वो जब मैं- सर हम दोनों को बताया था। और मैंने मैं इसको ग्रुप पर बताया, डालना- इसने मुझको बताया, मैंने सबको बताया, मैं खुद भूल गया हूँ। मैं आके 2:30 बजे तक पढ़ रहा हूँ बैठा, चलो, तो मैं ये 2:30 बजे याद आ रहा है। सर सस्ता कुछ नहीं है। मैंने जानबूझकर नहीं बताया, मैंने कहा कि चलो इसी बहाने आप लोगों की तैयारी हो तो जाएगी। 2:30 बजे याद है, पढ़ क्यों रहा हूँ। ये अपने बायो काम कंप्लीट करना था। अब यहाँ से 8/√3 - 1 हो गया, डिनोमिनेटर में √3 - 1 नहीं चाहिए होता हमको, मतलब डिनोमिनेटर में अंडर रूट वाला टर्म नहीं चाहिए होता, तो उसको रैशनलाइज कैसे करेंगे। √3 - 1 यहाँ पर है, √3 + 1 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, √3 + 1 से ऊपर कर दो, ठीक है। फिर a - b × a + b, a² - b² हो गया, ऊपर तो 8 × √3 + 1 हो गया, और नीचे √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 is 2, 2 4 is 8, तो 4 √3 + 1, h की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। h कितना है, h सिर्फ इतना सा है, और जो पूरी बिल्डिंग है मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, उसकी हाइट कितनी है, h + 8, तो इसलिए h + 8 निकाला, तो वही था, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद ऑनलाइन वाले बताएं भाई, आर्या सौम्या बताइए, क्लियर है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 7, ये मिटा रहा हूँ इधर से। सर मेरा इंटरनेट बिल्कुल लैग कर रहा था, आप ये बता रहे थे ना कि आज टेस्ट है। क्या 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 सर मेरा इंटरनेट बिल्कुल लैग कर रहा था, हाँ हाँ मंडे को है, अगला एग्जांपल देखिए, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ऐसा हुआ कि भाई एक नदी है, एक नदी फ्लो कर रही है, ऐसे करके नदी फ्लो कर रही है कि आगे से आ रही है और ऐसे बह रही है, या हम खड़े हुए हैं ब्रिज के ऊपर और ऐसे हमारे नीचे से ऐसे निकल के जा रही है। तो हमने क्या करा कि हम ब्रिज पर कहीं पर एक पॉइंट पर खड़े हुए हैं, तो हमने कहा कि अगर हम उस पॉइंट से खड़े होकर नदी के एक किनारे को देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री, और उसी पॉइंट से दूसरे किनारे को देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 45 डिग्री, ठीक है। तो अब इसका डायग्राम बनाइएगा, ऐसे देखो कि एग्जाम्पल नंबर 7 में एनसीईआरटी में जो बच्चे लेकर आए होंगे वो तो डायग्राम भी देख पाएंगे, है ना। अच्छा, एक बच्चे का मोबाइल फ़ोन में, एक बच्चा लेकर आया एनसीईआरटी, बाकी सारे कोरे ही बैठे हैं, किसी के पास एनसीईआरटी है। अच्छा, रैंक के अंदर सर कल तक ही रह गया है। थोड़ा मैं वैसे समझता हूँ आप लोगों की प्रॉब्लम ना बहुत ज़्यादा भारी है, अब आपके कंधे से कंधे कहाँ तक इतना वजन उठा पाएंगे, ये प्रॉब्लम है। सर हाइट हाँ? देखिए कितनी हाइट है। हाँ, वो ज़्यादा भारी वजन कंधे पर उठाता है तो हाइट कम रह जाती है बच्चों की, तो इस वजह से लेकर नहीं है। सर अच्छा, मुझे मुझे अच्छा अच्छा लगा, लगा। नॉर्मल सर ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, सर नॉर्मली बोल रहे हैं सर, सार्कास्म क्या नॉर्मली बोल तो रहे समझ जाए तो समझ जाए, समझ नहीं आ रहा सर नहीं समझ में आ रही है। चलो इसकी भी एक दिन क्लास करेंगे। चलिएगा सर, मजे आएंगे। हाँ, सर वो अंधविश्वास बन जाता है बच्चों के अंदर। अच्छा है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 7, हाँ ये मुझे भी ऐसे ही लगता है, शायद अंधविश्वास ही, मुझे भी ऐसा ऐसा लगता लगता है मुझको भी। है। और मैंने पता है कई घरों में क्या सर ऐसे देखा तो सारे के सारे लोग इकट्ठे रह जाते हैं दुनिया में। है। ये शब्द बड़े दिनों बाद सुना था, सुन के अच्छा लगा। गिट्ठा, ठीक। अभी क्या है कि मैंने कई घरों में ऐसा भी देखा है कि जैसे दीवार छत होती है ना, छत, तो छत पर वो एक बड़ा सा हुक लगा देते हैं
और उससे रस्सी डालकर और उस पर ना एक वो पोल सा लगा देते हैं और अपने बच्चों को कहते हैं लटको इस पर। हाँ सर कि वो लटकने से हाइट बढ़ती है। सर वो क्या sense टेम्परेरी बढ़ता है? बढ़ती है, सर, ये हाँ? समझ सर वो में नहीं टेम्परेरी हाइट बढ़ती है। तो पता नहीं वो तो बढ़ती मुझे है सेंस नहीं मिला सर भाई हाइट क्यों बढ़ती है सर उससे टेम्परेरी सर लेकिन सर स्पाइन स्ट्रेच तो हो रही है बड़ी क्या चीज़? हमने सुना एक बार स्पाइन से स्ट्रेच नहीं हो रही है बड़ी अबे मतलब स्ट्रेच तो होती है लेकिन उससे हाइट बढ़ेगी तो मुझे नहीं लगता। सर मुझे सेंस नहीं मिलता सर मुझसे सर कहा था मैं कभी किया चलो ही ग्रो नहीं। होते हैं ना तो अपने आप ही हाइट बढ़ती है उसमें। ऐसे कोई लॉजिक नहीं होता है लटकने में। सर जीन्स के अंदर होता है ये जीन्स का खेल है सारा का सारा, सही बात है। खाने से भी होता है। अब देखिएगा कि यहाँ पर ना ऐसा है कि ऐसे एक नदी ऐसे बह रही है, इधर से एक सड़क आ रही है और ये एक ब्रिज है। इस ब्रिज पर हम खड़े हुए हैं, मान लो इस तरह से नदी बहती हुई जा रही है नीचे से, तो इस ब्रिज पर यहाँ पर हम खड़े हुए हैं। तो नदी जब इस तरीके से बह रही है तो इसका मतलब क्या है कि नदी का एक एंड पॉइंट ये हो गया और एक एंड पॉइंट ये हो गया, ठीक है। हम बस इतना आप समझ लीजिए कि ये इस तरह से एक ब्रिज है। मुझे इसका ब्रिज का कुछ लेना नहीं है, ब्रिज की आप टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी शेप बना लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये समझ लीजिए कि नदी जो है वो इस तरह से ऐसे फ्लो करती हुई अंदर से निकल के जा रही है और व्हीकल्स ऐसे आएंगे, ऐसे इस पर चढ़ जाएंगे, फिर ऐसे इसको क्रॉस करके चले जाएंगे। अब हम यहाँ पर खड़े हुए हैं और हमने क्या करा कि नदी के एक किनारे को देखा यहाँ से, नदी के एक किनारे को देखा और एंगल ऑफ डिप्रेशन बन गया 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन जब हम ऊपर से किसी नीचे वाली चीज़ को देखते हैं तो दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो बन गया 30 डिग्री। और नदी के जो दोनों कॉर्नर्स हैं उनको आपने ऐसे ज्वाइन कर दिया है, ऐसे ज्वाइन कर दिया। अच्छा, इस कॉर्नर से अगर देखा तो एंगल थोड़ा बड़ा बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। तो एक तरफ बन रहा है 30 डिग्री और एक तरफ बन रहा है 45 डिग्री। और इन्होंने बोला है इफ़ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स, तो बैंक्स मतलब नदी का इस किनारे से अगर हाइट को नापोगे या इस किनारे से हाइट को नापोगे तो वो बराबर ही निकलेगी हाइट, ठीक है। तो वो दे रखी है 3 मीटर। ये वाला पॉइंट है ए, इसको बोल दीजिए बी, इसको बोल दीजिए सी और इसको बोल दीजिए डी। वो बोल रहे हैं कि आपको विड्थ निकालनी है रिवर की विड्थ निकालनी है। तो आगे देखो सर ए भी निकालना है सर क्या सर ए ये भी डी निकालनी है सी समझ तो जैसे ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये वाला 30 डिग्री एंगल है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये 45 डिग्री है तो भाई ये भी 45। डायग्राम थोड़ा छोटा बन गया, दिखाई दे रहा है ऑनलाइन वालों को, दिख रहा है ऑफलाइन वालों को देख ही पा रहे होंगे। सर बुक वाला सर बुक का अकॉर्डिंग ठीक है, अरे बुक में भी यही है, ठीक है। चलिए जी, अब आप ये देखिएगा उन्होंने बोला है कि फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। तो एक काम करो, इन ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी, आवाज़ बहुत धीरे आ रही है बेटा, ना के बराबर। अरे आवाज़ नहीं आ रही बिल्कुल, बहुत धीमी आ रही है, थोड़ा सा जोर से बोलो। ट्रायंगल ABD tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि AB अपॉन DB। और दूसरा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC tan 45 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BC। समझ गए कि नहीं भाई? tan थीटा लगाया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इधर tan 30 डिग्री है तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। अच्छा, tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। 1/√3। AB कितना है? 3 और DB कितना है मुझे नहीं पता, तो DB इंटू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, DB इंटू 1 क्या हो जाएगा DB, और 3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3√3 मीटर।
अब tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 और ए बी की वैल्यू 3 और बी सी की वैल्यू नहीं पता, तो बी सी इंटू 1 क्या हो गया, बी सी इज इक्वल टू 3 मीटर, विड्थ ऑफ द रिवर इज डी सी हो गया। देयरफॉर विड्थ ऑफ द रिवर इज इक्वल टू डी सी, तो डी सी का मतलब कितना है, डी बी प्लस बी सी, और डी बी है 3√3 और बी सी है 3 कॉमन ले लो, 3 इंटू ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर, बस ये हमारी विड्थ आ गई रिवर की। सर एक क्वेश्चन है सर लेंसेज के रिगार्डिंग सर, जब भी हम लेंस लेने आते हैं तो सर बताते हैं एक नॉर्मल होता है, एक एंटी ग्लेयर होता है, एक ब्लू रे होता है, सर डिफरेंस क्या होता है? ब्लू कट होता है, एक ब्लू कट भी होता है। तो इस तरह से एंटी ग्लेयर और ब्लू रे को मिक्स करके कोई नया लेंस बना सर एक सर बॉम्बे पे इसमें सर टूटता ही वो दिखा देते हैं कि वो यहाँ पर एक लेंस पड़ा हुआ है, उस पर मैं लाइट डालकर दिखाऊंगा तो आर पार में दिखेगी, ये ब्लू रे है। पता नहीं सकता। ये जो है ये अलग अलग कैटेगरीज हैं, मतलब ये उस चीज़ की कैटेगरीज हैं कि अब क्वालिटीज़ क्या क्या आ रही है लेंसेज की। अब क्वालिटीज़ कुछ कुछ ऐसी भी आ रही हैं जो लाइट को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं कि बाकी जितनी भी लाइट्स हैं वो तो आपकी आँख तक पहुँच जाएगी, लेकिन अगर आप वो चश्मा लगाएंगे तो फिर जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो आँखों तक नहीं आएगी। ये है, तो उसी की वो अलग अलग कुछ फायदा होता है सर उनसे ऐसे ही नहीं, सचमुच में है, सचमुच में होता है इसका। कुछ फायदा नहीं है। सर फोन से ब्लू लाइट ही नहीं, ब्लू लाइट नहीं निकलती, वो ब्लू लाइट जो है वो जो करके दिखाते हैं ना, वो ऑप्टिशियंस वाले जो करके दिखाते हैं, वो अल्ट्रावायलेट लाइट की जो टॉर्च होती है उनके पास, वो जनरली ब्लू कलर की वो इसलिए डाल कर रखते हैं ताकि ब्लू कलर उस शॉप में जिसमें रोशनी सफ़ेद हो रखी है वहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पर वाइट कलर की रोशनी हो रखी है, वाइट ट्यूबलाइट जल रही है, ज़्यादातर सभी दुकानों में वाइट ट्यूबलाइट जलती तो है, येलो भी देखी है ना, तो वहाँ पर येलो जलती है तो भी नीला रंग का दिखाई दे जाएगा ना, तो वो इस वजह से ब्लू कलर की अल्ट्रावायलेट लाइट डालकर रखते हैं। हाँ, वैसे ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन मतलब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो आंखों के लिए हार्मफुल होती हैं। अब आप ये देखेंगे कि लैपटॉप पर जो लोग ज़्यादा देर तक काम करते हैं तो आंखों में जलन होने लगती है, उनको प्रॉब्लम होती है। तो उसके दो ऑप्शंस हैं, या तो लैपटॉप के ऊपर वो एक स्क्रीन आती है वो लगा लो, उससे क्या होता है कि जो अल्ट्रावायलेट लाइट है वो आंखों तक नहीं आती, या फिर कोई चश्मा लगा लो उसको। सबसे मस्त तरीका लैपटॉप पर करना। हाँ, ये सबसे अच्छा है, तो आगे सबसे दिक्कत ये है। ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। बेटा आवाज़ धीरे आ रही है, तुम टाइप करके भेज दो। तो मैंने क्वेश्चन ऐसा किसी के साथ आंखों का लेंस पूरा ही खराब हो गया तो उसका तो उसके अंदर कोई दूसरा लेंस नहीं लग सकता आंखों के अंदर? हाँ चेंज करते हैं। लग जाता है ना, लेकिन वो किसी और की आई का लगता है, मतलब वो आर्टिफिशियली बनाना पॉसिबल नहीं है कि बाहर से नेचुरल लेंस ही लग सकता है। इसीलिए तो आई डोनेट करवाते हैं दुकान। कॉर्निया ट्रांसप्लांट किस चीज़ की? सर कॉर्निया ट्रांसप्लांट नहीं, कॉर्निया तो ट्रांसप्लांट हो जाता है, लेकिन जो आई लेंस है वो नहीं हो पाता। अच्छा जी, अब जरा मैं बढ़िया वाले क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा इसमें। एक्सरसाइज 9.1 का जो शुरुआत के 9-10 क्वेश्चंस हैं ये तो आप कर सकते हो, लेकिन जरा जो अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस हैं मैं इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलूँगा। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 16 करवाऊंगा, लास्ट वाला जो क्वेश्चन है 16, 15, 14 ऐसे करके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए जरा। अरे टाइप कर दो, क्या बोल रहे हो? सर डिफरेंस Can we change the angles 30 with 45 in these types of questions? अच्छा, जैसे यहाँ वाला मैंने 30 डिग्री लिया, यहाँ वाला 40, तो 30 इधर ले लो, 45 इधर ले लो, वो करा जा सकता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 1 मिनट वेट करिए, विड्थ सभी तो सेम ही आएगी ना डिवाइस? हाँ, विड्थ तो सेम ही आएगी। विड्थ सेम आएगी, विड्थ सेम। हाँ जी, यही पढ़ सकते नहीं है एक्सपीरियंस है पर हमारी आती नहीं
पास बैठ गए मैं सबसे आगे रहना तो मुझे कम वाला है। चलिए जी 16 देखिएगा। 16 में ये बताया था एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टॉवर फ्रॉम 2 पॉइंट्स। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टॉवर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टॉवर and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. Prove that the height of the tower is 6 meter. Complementary angles है सिलेबस में? नहीं सर नहीं है। 16 नहीं काट है। दो। 16 काट दो। सर हमें करवाई थी एक्सरसाइज तो हमने करवाया है। हटा दिया ये एक्सरसाइज करवाई थी तो ये क्वेश्चन हटा ये लास्ट वाला हटा दिया होगा ना कॉम्प्लीमेंट्री। मैम ने तो करवाया, मैम ने इम्पोर्टेंट मार्क करवाया और हमको। वो कह दिया होगा tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है। हाँ सर, काट दो पेपर में नहीं आएगा। हमने कहा आएगा बेटा, इम्पोर्टेंट मार्क सर करवाया सर कोई वैसे भी ये सर मैम कह रहे थे 10th में उनके 80 में से 80 आए थे मैथ की। से इसका जो सर, ये एक्सरसाइज हाँ, 8.3 से है। हाँ? एक्सरसाइज 8.3 से रिलेटेड है। सर 80 80 आपको हाँ, 8.3 से ले। हमारे सर ने मतलब करवाई है पर कहाँ एग्जाम में नहीं आया। मैंने सर करवाया भी सर 8.3 पे आ गई मैम। लाओ तो सारे फॉर्मूला लिखे थे समझा। अरे वो छोड़ो ना, वो तो अलग अलग लेवल सर होता सर है। अगर कोई सर रैंडम क्वेश्चन आता है सर कि जैसे साइन अच्छा एक मिनट की वैल्यू क्या ये है? हो जाएगा वो हो जाएगा। छोड़ो पहले क्वेश्चन नंबर 15 ऐसा कहीं कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया तो क्या करे बोर्ड में? आउट ऑफ सिलेबस आएगा ही नहीं, और अगर आ गया है ना तो फिर उसको अटेम्प्ट जरूर कर देना। हाँ। अटेम्प्ट करने पर जो भी बच्चा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता है उसको फुल आउट ऑफ फुल सर मार्क्स। ग्रेस मार्किंग होती है ना। ग्रेस मार्किंग में पूरे नंबर मिलते हैं उसको आउट ऑफ सिलेबस में। असल में क्या हुआ था कि इसी बार जो अभी 10th में इसी बार 10 नंबर का जो क्वेश्चन है 10 नंबर के क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गए थे और सब बच्चों को वो 10 में से 10 सर आधो से पता ही चलता है कि क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है नहीं है। जिन्होंने पढ़ के रखा उनको नहीं पता चलता। क्लास में एक पूछा आउट ऑफ सिलेबस है नहीं, 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 चला मैं चला बता गया। दूंगा आपको लास्ट। चलिए जी अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। 16 को काट दो। 15 में है अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टॉवर। मतलब एक स्ट्रेट हाईवे है, सीधी रोड है। वो सीधी रोड एक टॉवर के फुट पर जाकर ख़त्म हो जाती है, वहाँ तक जाती है वो सीधी रोड, हाईवे है। अच्छा, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टॉवर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। तो देखिएगा 15 में एक ही स्ट्रेट हाईवे है और स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टॉवर। तो लास्ट में यहाँ पर कहीं कोई टॉवर है। इस टॉवर की हाइट को मैंने बोल दिया ए बी, ठीक है। टॉवर की जो हाइट है इसको हमने बोल दिया ए बी। अब स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टॉवर। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टॉवर। एक आदमी खड़ा हुआ है यहाँ पर, दूरबीन लेकर खड़ा हुआ है देखने के लिए कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। तो वो कहता है ही ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। तो वो यहाँ से देखता है कि दूर से कार आ रही है और वो एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। तो मान लिया, क्वेश्चन से इतनी बड़ी कहानी क्यों लिखी है? डायरेक्ट क्यों नहीं बताती है इसके एंगल बताता। और पता नहीं अब यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है। जब एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट से 30 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा। अब उसके बाद अच्छा इस पॉइंट को मैंने बोल दिया सी, ये 90 डिग्री, ठीक। इसके बाद वो बोलते हैं कि वो यहाँ से एक कार को देखता है विच इज़ अप्रोचिंग द टॉवर। कार जो है वो धीरे धीरे टॉवर की तरफ बढ़ रही है। उसके बाद वो ये देखता है 6 सेकंड्स लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकंड्स के बाद वो उसको दिखाई देता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कार का बढ़कर 60 डिग्री हो गया। तो हम ये बोलते हैं कि जब हम दूर से किसी चीज़ को ऐसे देखते हैं तो हमारा गर्दन थोड़ी ऊपर होती है, जब हम नज़दीक जाते जाते हैं तो गर्दन ऊंची हो जाती है।
इसका मतलब क्या है, जितना हम नज़दीक जाएंगे उतना एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाएगा। तो वो कार यहाँ आ गई, नज़दीक आ गई, और यहाँ से जब इसका एंगल देखा गया तो ये बन गया 60 डिग्री। ठीक है, और ऐसा कितनी देर बाद हुआ? ऐसा हुआ 6 सेकंड्स लेटर, 6 सेकंड्स के तो बाद। सर एंगल ऑफ डिप्रेशन का बता रखा है ना। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एलिवेशन तो सेम है ना, ये वाला 60 डिग्री। ठीक, अच्छा अब आप ये देखिएगा कि दो ट्राइंगल तो मेरे पास बन गए। अब इसमें वो क्या कह रहे हैं, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से टावर के फुट तक पहुंचने में कार को कितना टाइम लग रहा है ये बताइए। तो सी से डी तक पहुंचने में टाइम कितना लग रहा है? 6 सेकेंड्स। और डी से बी तक पहुंचने में टाइम कितना लग रहा है? उसको मान लीजिए टी सेकेंड्स। टी और ब्रैकेट इधर टी और छोटा सा एस लिख रखा है, एस मतलब सेकेंड्स। और जो टावर है, टावर की हाइट को मान लीजिए h। लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h। सर फाइंड क्या करना है इसमें? ये टाइम कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यानी कि इस पॉइंट से टावर के फुट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h मीटर। अब देखिएगा ऐसा होता है कि भाई हम जब भी यहाँ पर, जब जैसे मैं यहाँ पर एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में मैं ज़्यादातर क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ, tan थीटा। और tan थीटा में मुझे किसकी जरूरत पड़ रही है? परपेंडिकुलर और बेस की। और परपेंडिकुलर और बेस की लेंथ ही तो है। तो भाई ये टाइम तो मेरे काम करने में, मुझे इस टाइम की हेल्प से लेंथ निकालनी पड़ेगी। ठीक है, कैसे निकालेंगे? उन्होंने बोला है द कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब उसकी स्पीड ना तो बढ़ती है ना घटती है। ठीक है, यूनिफॉर्म रहती है, सेम रहती है। तो लेट द स्पीड ऑफ द कार बी स्मॉल v मीटर पर सेकेंड। कार की स्पीड को हमने मान लिया स्मॉल v मीटर पर सेकेंड। अब हम ये कहेंगे therefore distance CD is equal to speed into time। भाई डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, हम जानते हैं। तो ये जो CD है ये कितना हो जाएगा? स्पीड कितना है? स्पीड उसकी फिक्स है v मीटर पर सेकंड v, और उसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लग रहा है? 6 सेकंड्स। तो CD आ गया, CD की वैल्यू आ गई 6v, और CD क्या आ गया? डिस्टेंस यानी कि लेंथ आ गया, तो 6v मीटर। ठीक है, तो v के टर्म्स में आ गया, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये हमारी लेंथ आ गई 6v मीटर। उसके बाद इसी तरह से dB की अगर हम बात करें, सिमिलरली dB जो डिस्टेंस है ये भी तो वही होगा, स्पीड इनटू टाइम। अब मैंने ये मुझे बता रखा है क्वेश्चन में कि द कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है? उसकी यहाँ से लेकर और यहाँ तक स्पीड जो है वो सेम ही रहने वाली है, वो चेंज नहीं होने वाली। तो उसकी स्पीड कितनी रहेगी? v ही रहेगी। और यहाँ से यहाँ तक वाले टाइम को मैंने माना है t। ठीक है, तो v इंटू टी कितना हो गया? tv मीटर, tv मीटर। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर तो दो वेरिएबल आ गए, एक वेरिएबल t आ गया, एक वेरिएबल v आ गया, क्या करेंगे? और एक और वेरिएबल तैयार है यहाँ पर h, है ना। 3 वेरिएबल आ गया, 2 से परेशान थे, तीसरा भी आ गया। सब कट जाएंगे, चिंता मत करो। अभी देखते हैं, ये मिटा रहा हूँ इधर से। अच्छा जी, अब जरा देखिएगा। अब हम वापस उसी चीज़ पर आते हैं जो हम हर क्वेश्चन में करते आते हैं। ये देखते हैं कि कितने राइट ट्रायंगल्स हैं। 2 हैं, ABD और ABC। 2 राइट ट्रायंगल्स हैं। एक ये वाला भी राइट, एक ये वाला भी ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल नहीं है। तो चलिए इसकी बात करते हैं, ट्रायंगल ABD। कुछ नहीं, कुछ बात याद आ गई। इन ट्रायंगल ABD में क्या होगा? tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन DB। तो √3
tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, ठीक है। और ये हो गया AB अपॉन DB। DB कितना है भाई? TB या BT कुछ भी बोलो, इसको इधर ले आओ तो ये हो गया √3 TB इज इक्वल टू H। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, H इज इक्वल टू √3 TB। आंसर क्या है बताओ बस। 3 सेकंड। 3 सेकंड है। तो H की वैल्यू आ गई √3 TB। यहाँ तो क्लियर है? यहाँ तो समझ गए? ठीक है। चलिए जी अब अगला देखते हैं। ट्रायंगल ABC tan 30 डिग्री। अब मैं इस ABC की बात करूंगा तो tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा? AB अपॉन BC। AB क्या है? H और BC क्या है? BC है BD प्लस CD। तो BD कितना है? TB और CD कितना है? 6B। तो H अपॉन B कॉमन ले लिया डिनोमिनेटर में, क्या बचा? T प्लस 6, ठीक है। और यहाँ से भी ना जैसे H की वैल्यू निकली है तो हम H की वैल्यू निकालेंगे। ये समझ में आ गया? B कॉमन ले लिया तो T प्लस 6 बचा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, H √3 is equal to B into T plus 6। H is equal to B into T plus 6 अपॉन √3। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। समझ गए? इक्वेशन नंबर 1 से भी H की वैल्यू आ गई, इक्वेशन नंबर 2 से भी H की वैल्यू आ गई। तो इक्वेट 1 एंड 2। जब दोनों से H की वैल्यू निकली है तो दोनों को एक दूसरे के बराबर कर दिया, इक्वेट कर दिया। तो यहाँ से आ गया √3 TB is equal to B into T plus 6 अपॉन √3। B से B कर गया, ठीक है। अब वेरिएबल कितने बचे हमारे पास? केवल एक ही तो बचा और वही मेरे को निकालना है, T ही तो निकालना है। अब ये जो √3 है ये यहाँ डिनोमिनेटर में है तो इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो √3 into √3 कितना हो जाएगा? 3T is equal to T plus 6। इस T को इधर ले आए, 3T minus T is equal to 6। तो 2T is equal to 6, 2 1 2, 2 3 6। तो T is equal to 3 seconds। तो इस पॉइंट से पॉइंट D से और पॉइंट B तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 3 seconds, 3 सेकंड। तो 80 में से 80 मार्क्स पे, 80 में से 80 मार्क्स पे आंसर मैम बताएं। कई बार हाँ आ जाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। जनरली क्या होता है ना, टीचर्स ऐसी चीज़ बताकर गलती कर बैठते हैं। तुम लोग शरीफ मिल गए हमको, मैं पढ़ा करता था तो हम लोग शरीफ नहीं थे। मेरी क्लास में भी, हमारी क्लास में भी थी, मैं तो शरीफ था, लेकिन मेरी क्लास के बच्चे शरीफ नहीं थे। हमारी क्लास में भी ऐसे ही हो गया था कुछ। आजकल क्या है, आजकल 100 में से 100, 80 में से 80 या 95, 96 अब आजकल आ जाते हैं, है ना। लेकिन जब मैं छोटा था, ये 20-22 साल पुरानी बात बता रहा हूँ और 10th की बात बता रहा हूँ, ठीक है। 10th में ही था मैं, ICSE बोर्ड में था। तो हमारे टीचर ने एक दिन मोटिवेट करने के लिए, मतलब ऐसा नहीं था कि डांट रहे हो किसी को, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए बोल दिया कि मेरे मैथ्स में 86 नंबर आए थे, है ना, और तुम नालायक हो, तुम फेल हो जाते हो। तो हमारा शायद फर्स्ट टर्म का रिजल्ट आया था, तो किसी के आ रहे हैं
80 में से 30 नंबर, किसी के 32, किसी के 33, तो सब लटक लटक कर पास हो गए। तो इस तरीके से हाँ सर मैं ऑर्गेनाइजर है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो उन्होंने ये बता दिया। अब जैसे हर ज़माने में कुछ ना कुछ नया ट्रेंड चलता है, स्टूडेंट्स में कुछ ना कुछ नया चलता है। जैसे जब हम छोटे थे तो अलग अलग चीज़ें होती रहती थी स्कूल में। एक बच्चा कुछ नया कुछ ले आता था तो सारे बच्चे उसी को कॉपी करने लगते थे। किसी से चलते चलते टक्कर लग गई तो एक्सक्यूज़ मी, तो ऑलरेडी बोल दिया एक्सक्यूज्ड, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, फिर दूसरा टकरा गया, एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज्ड, तो ये चल रहा है। तो ये चलता रहा बहुत दिनों तक, ठीक है। अभी फिर क्या हुआ कि किसी ने अपनी तारीफ़ कर दी, है ना, ये कुछ कह दिया अपने बारे में, तो अगले ने बोला इन ड्रीम्स, बस ये सपनों में हुआ होगा ऐसा। तो अभी क्या है, टीचर ने बोल दिया क्लास में, और उन दिनों यही चल रहा था इन ड्रीम्स। टीचर ने बोल दिया मेरे 86 नंबर है। तो अलग अलग कोने में से आवाज़ आने लगी, इन ड्रीम्स, यही करके आवाज़ आने लगी। टीचर को समझ में नहीं आया चल क्या रहा है भैया, हो क्या रहा है ना। तो आगे जो है साइलेंसर टाइप के बच्चे बैठते हैं ना 2-3, है ना, उन्होंने कहा सर ये कह रहे हैं कि सपनों में ही ऐसा हुआ होगा। गरीब कहकर चुप हो गए, मुँह कर लिया पीछे को कि मैं नहीं था, है ना, पीछे को कर लिया बच्चों की तरफ कि मैं तो तुम्हारी साइड हूँ, है ना। कहने लगे अच्छा सपनों में आए होंगे मेरे नंबर, कौन कौन कह रहा है। तो 2-4 बच्चों को ना ऐसे हाथ लगाते हुए देख लिया था, तुम आ जाओ बाहर। अब बस उनको बेचारों को पनिशमेंट मिल गई। तो मुझे ये टाइम याद आ गया कि तुम लोग बेचारे शरीफ हो, तुमसे अगर उन्होंने बोल रहा होगा तो तुमने कहा अच्छा सुन लिया चुपचाप। उनकी जान की बात बोल रहे नहीं हैं। सर, उसके बाद हमने कुछ सर, अभी आपकी सर, क्लास सर, में एक बार मैंने मैम से कुछ ऐसा सवाल पूछे कि मैम ने पता क्या जवाब दिया। पहले मैम से मैंने पूछा मैम आपने 10th का बोर्ड कब दिया था। मैम कह रही 8 साल पहले। तो मैंने कहा मैम आपने टीचिंग कब से स्टार्ट करी। मैम कह रही 9 साल पहले थे। अच्छा सर नहीं पकड़ रहे थे। पढ़ते ही स्टार्ट कर दिया, मैंने बहुत पकड़े सर ऐसे। है ना। तो ये जो है जनरली ऐसा होता है कि ऐसी चीज़ें बोलनी नहीं चाहिए। सर पूछे लेकिन कौन से बताते हैं, ईयर में 2008 बता दिया। क्योंकि कहने के अच्छा 2008 तो 8 साल पहले कैसे हो गया। वही तो सर, वही तो क्वेश्चन था मेरा। और उन्होंने ये भी बोला कि 9 साल पहले से मैं पढ़ाना स्टार्ट कर रहा था। वो भूल जाते हैं, आजकल उल्टा चल रहा है ना। आजकल के बहुत टाइम से उल्टा ही चल रहा है कि टीचर तो नाम के लिए गुरु है, बच्चे ही गुरु होते हैं। उनको पता ही नहीं चलता टीचरों को भी क्या हो गया तुम्हारे साथ। चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा जरा। 15 वाला क्लियर है सभी को, ठीक है, और इस पर इंपॉर्टेंट मार्क कर देना। ये क्वेश्चन है असली आने लायक, ठीक है। और अच्छा एक काम करिए, आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक ट्राई करिएगा, और आज इतना ही कर लो, टाइम ही नहीं बचा, ठीक है। बाकी फिर परसों कराएंगे। अच्छा हो सकता है मैं मैसेज कर दूंगा कल शाम तक, मैं मंडे की बजाय हो सकता है ट्यूसडे करूँ टेस्ट, ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा लेट नहीं होगा, ठीक है। तो तैयार रहिएगा आप। टेस्ट के टॉपिक तो याद है, क्या बताया था? ह्यूमन आज का आई, टॉपिक नहीं आ रहा सर। भाई सबको पता है ना ह्यूमन आई, ठीक है। कलरफुल वर्ड नहीं आ रहा। कलरफुल वर्ड, पूरा चैप्टर आ रहा है। वंडरफुल वर्ड नहीं है, कलरफुल वर्ड है। ये है क्या? क्या बात है। अरे कलरफुल में